नमस्कार महिलाओं, एनालाइज़र ऐप में आपका स्वागत है। वैसे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए अभी और कोई भी चीज़ें खड़े होकर के बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे आवाज़ में भी एक अलग-सा भारीपन या फिर एक खरखराहट, कर्कशता आपको मालूम हो रही होगी। लेकिन फिर भी चूँकि वैकेंसी बहुत जल्दी तो नहीं कर सकता लेकिन कभी भी आ सकता है। लेकिन है अभी समय है, 2-3 महीना कम से कम तो है ही है। ये बात तो फिक्स है कि वैकेंसी आनी है और उस विषय में जब मुझे खबर कहीं से लगता है कि नहीं अब थोड़ा जल्दी आ जाएगा, थोड़ा जल्दी आ जाएगा, तो मैं भी उत्सुकतावश फिर भले ही तबीयत ठीक रहे या न रहे, आ ही जाता हूँ कि भाई मैं भी अपना सारा काम जो है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको जल्दी ख़त्म कर दूँ, ये जल्दी कर दूँ, वो जल्दी कर दूँ, ताकि जो भी महिला पर्यवेक्षक के अभ्यर्थी हैं वो मेरी वजह से कहीं पे कोई कमी न रहे। अगर वो पूरा देखें, पूरा समझें तो ठीक ठाक तरीके से बना सकें। आज हम देखेंगे जो पिछले साल परिसीमित भर्ती में मैथ्स के प्रश्न आए थे, उन मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर से संबंधित ही प्रश्न आगे पीछे करके पूछे जाते हैं तो हमको तैयार रहना चाहिए हर हाल में। तो सबसे पहला प्रश्न जो था 91 नंबर में पूछा गया था, 10 प्रश्न पूछे गए थे परिसीमित भर्ती वालों के लिए। कहता है कि 5 वर्ष पहले ABCD की आयु 45 वर्ष थी, अब ई उसके साथ जुड़ने से सभी पांचों की आयु 49 वर्ष हो गई। ई की आयु कितनी है वही बताना है। कहना क्या चाहता है, कहता है कि A प्लस B प्लस C प्लस D की आयु कितनी थी, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो इसकी औसत आयु कितनी थी, तो बटे में 4 कर दिया, औसत आयु कितनी थी 45 वर्ष। चूंकि अभी समय 5 वर्ष बीत चुका है तो इस आयु में आप 5 वर्ष बढ़ाएं, इस आयु में 5 वर्ष 5 वर्ष 20 वर्ष, और 20 को 4 से डिवाइड कर दें तो भी 5 आएगा। यानी अब आयु अगर 5 साल बीत चुका है समय, तो अब इनकी औसत आयु कितनी हो गई, 50 वर्ष हो गई। और अगर कुल आयु की बात करूं, यानी सबकी आयु को जोड़, सबकी आयु का जोड़ कितना होगा, तो 50 गुणे 4 कर दूंगा, यानी टोटल आयु कितनी हो गई, 200 वर्ष हो गई सभी को मिलाकर, 4 लोगों को मिलाकर। लेकिन एक पांचवा व्यक्ति जो ई है वो जुड़ता है तो सभी की आयु क्या हो जाती है, ये 50 वर्ष है उसके जगह में 49 वर्ष हो जाती है। तो 49 गुणे कितने लोग हो गए, ई के जुड़ने के बाद 5 लोग हो गए। यानी कितना हो गया, 9 बचे 45 के 5 हासिल 4 और 5 चौको 20 4 24, 245 वर्ष कितने लोगों का है आयु, 5 वर्ष लोगों का। ये कितने का है, 4 लोगों का। इसको इससे घटा दूंगा 200 बराबर कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। ये किसकी आयु हो गई, ये आयु हो गई ई की आयु, जो नया व्यक्ति शामिल हुआ उसकी आयु हो गई 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 7860 रुपए 7860 रुपए का 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज की दर क्या हो, छमाही देय हो। तो जब भी ब्याज की दर छमाही देय होगी, यानी 1.5 साल में उसको कितना बार ब्याज मिलेगा। अगर वार्षिक होगी तो 1 साल में कितना बार मिलेगा, 1 बार। अगर छमाही होगी तो 6-6 महीने में कैलकुलेशन होगा, अर्थात 1 साल में कितने बार हो जाएगा, 2 बार। तो इसी प्रकार अगर छमाही है तो 1.5 साल की बात कर रहे हैं तो कितनी बार ब्याज का कैलकुलेशन होगा, 3 बार। ठीक है, यानी 3 बार जब ब्याज का कैलकुलेशन होगा तो हम जानते हैं A इज इक्वल टू होता है P इंटू एन, P इंटू आर प्लस 1 अपॉन 100 पावर में n। n क्या है, n वही चीज है, यही होता है ना चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। अब n क्या है, n वही चीज है जो बताता है कि कितनी बार ब्याज जोड़ा गया है। तो इस मामले में अगर ये 6 माह में 1 बार ब्याज जोड़ा जाना है तो n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 6 महीना में एक बार, फिर 6 महीने में 1 बार,
फिर 6 महीने में एक बार, 3 बार हो गया, 1.5 साल में कितनी बार, 3 बार हो गया। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन एक विशेष ध्यान रखना है, विशेष बात ध्यान रखना है कि ये जो 12 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर थी, 12% वार्षिक था, जो 12% वार्षिक था, ये 12% वार्षिक भी तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले वर्ष में 12% दे रहा है, तो उसका आधा वर्ष करेंगे यानी 6 महीना में कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, यानी दर भी कितनी हो जाएगी, 6% हो जाएगी। अब इसको हम लोग बना सकते हैं। तो क्या बनाया हमने, देखा एन यानी समय कितना हो गया, 3 हो गया। 3 वर्ष नहीं, एन मतलब 3 बार ब्याज जुड़ना है, ठीक। और जो दर यानी रेट कितना हो गया, 6%। 6% कैसा, वार्षिक की अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक। अगर वार्षिक होगा तो क्या होगा, 6 12% जो कि लिखा हुआ है। बस इसी को बना देना है, बन जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, कैसे बनेगा देखिए, पहले तो एक तो दिया है, ये तो पी दिया हुआ है ना, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, पी दिया हुआ है तो बस लिख देना है। ए इज इक्वल टू होता है पी, पी मतलब 7860, फिर 1 प्लस कितना आर होता है, आर है 6% बटे 100, और एन की जगह में क्या है 3 हो जाए। बस इसी को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7860 गुणे, इसको काट देंगे, इसको करेंगे तो 53 हो जाएगा, 53 बटे 50, ये 3 बार है तो 3 बार लिख देंगे, 53 बटे 50 और 53 बटे 50। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, यानी 7860 को 53 53 53 से गुणा करेंगे, फिर 50 50 50 से भाग देंगे, तो आएगा आपका 9361 9361.38 रुपीज। ये क्या आया, इसका वैल्यू आया ए का, ए मतलब अमाउंट। पूछना क्या चाहता है, ब्याज ज्ञात करना है, कितना ब्याज मिला इसको। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, तो ब्याज आ जाएगा। ए बराबर क्या है, मिश्र धन है, मूलधन कितना है 7860, यही है, घटा देंगे तो आ जाएगा 1501.38 रुपए, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बहुत आसान प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है ए की आय का 60% बी की आय के 50% के बराबर है, तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। बहुत आसान प्रश्न है, फिर से समझने की और बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं a और यहाँ पे लिख देता हूं मैं b। क्या बोलता है, बोलता है ए की आय का 60%, मान लेता हूं इसका आय है 100, और इसका 60% कितना हो गया, 60 ही हो गया। बी की आय, ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, यानी ये जो 60% है, ये 60 जो है, ये 60 किसके बराबर है, बी की आय के 75% के। तो 75% बराबर 60, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो बी की आय कितनी हो गई, 80 हो गई, बी की आय 80 हो गई, और ए की आय कितनी है, 100 हो गए। फिर से समझने की कोशिश करेंगे। कहता क्या है, ए की आय का 60%, यानी इसका आय मान लेता हूं मैं 100 माना, इसका 60% 60 माना, अब 60 आया। अब ये 60 जो है बी की आय का 75% के बराबर है, तो बी की आय अगर 80 होगी तो उसका 75% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यही बोलना चाह रहा है। तो अब पूछता क्या है, तो बी की आय ए की आय के कितने, मतलब कितना प्रतिशत है, तो बी की आय है 80 और ए की आय है 100, कितना प्रतिशत हो गया, 80% हो गया, यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आसान प्रश्न है। एक घड़ी को 820 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 रुपए में बेचने पर हानि होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है।
यानी कहना ये चाहता है कि जो क्रय मूल्य है वो कहीं ना कहीं 820 और 650 के बीच में कोई पैसा होगा। ठीक, इसी के बीच में वो क्रय मूल्य होगा। तो कहता है कि 820 रुपए में बेचने पर जितना रुपए का लाभ होता है उतने ही रुपए की हानि 650 रुपए में बेचने पर हो जाती है। तो बताइए कि उसका क्रय मूल्य क्या है। बहुत आसान प्रश्न है, चलिए देखते हैं, इसी के हिसाब से बना देते हैं। कहता है किसी वस्तु को घड़ी को 820 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना 650 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यानी इसमें मैं x रुपए घटा दूं और इसमें x रुपए प्लस कर दूं तो बराबर हो जाएगा। x कहां से आया, मैं मानता हूं कि वो घड़ी में इसमें जो लाभ शामिल हो x रुपए शामिल है, तो वैसे ही इसमें जो हानि शामिल है वो x रुपए शामिल है। तो अगर इसमें ये लाभ की वजह से ज्यादा है तो कम कर रहा हूं x रुपए घटा के, या हानि की वजह से कम है तो इसमें x जोड़ के इसको बढ़ा रहा हूं, बस इतना ही कर रहा हूं। तो कर दिया, कितना हो गया 820 धन 650 बराबर, ये x माइनस में है तो इधर प्लस चला जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इस 2x को इधर लिख देता हूं, 2x बराबर हो जाएगा 8 6 1420, नहीं ये 600 नहीं 650 है ना, कितना हो जाएगा 8 6 1470। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1470 बटे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 5, यानी 735 रुपए क्या है, 735 रुपए क्या है इसका मतलब क्रय मूल्य था। ठीक, चलिए अब देखिए, अब अगला प्रश्न देखिए। कहता है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, तो तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या का ज्ञात करना है। क्या होगा सबसे अंतिम, मतलब सबसे बड़ी संख्या। कोई भी औसत होगा, मान लेते हैं कोई भी विषम संख्या का औसत होगा, चाहे क्रमागत सम संख्या का औसत होगा, चाहे कोई भी संख्या का औसत होगा जो क्रम से है, तो बीच वाला संख्या हमेशा औसत के रूप में आता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 2 3, इसका औसत बोलो तो क्या होगा 2 होगा। आप जोड़ के देखिए, 3 और 2 और 3 3 6, 6 बटा कितने संख्या है 3, बराबर कितना हो गया 2 औसत आया। कोई भी संख्या मैं बोल देता हूँ 50 51 53, ऐसा मैं लिख देता हूँ 50 51 53, इसका औसत क्या होगा, तो मैं कहता हूँ 51 होगा। मैं कोई संख्या लिख देता हूं जैसे 3 5 और 7, क्रम से है, दोनों के बीच बराबर क्रम गैप है, इस दोनों के बीच गैप 2 2 का है, विषम संख्या है, औसत कितना होगा 5 होगा। ठीक, औसत 5 होगा। जोड़ लेते हैं, 7 3 10 5 15, और 15 बटा 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा औसत, यही कहना चाहता है। ठीक, चलिए अब समझ लिए इतना, तो अब बनाने की कोशिश करते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या की 1/3 के से अधिक है। तो 3 संख्या मैं मान लेता हूं, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है और तीसरी संख्या z है। अगर कोई भी मान लेता हूं मैं, एक संख्या माना, इसी के हिसाब से चलो 3 है, दूसरा संख्या 7 है, तो तीसरा संख्या 9 है। तो मैं एक चीज देखता हूं कि यहाँ पर 3 तो 3 ही है, मतलब x तो x ही है, लेकिन ये y को मैं चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं x प्लस 2, एक कितना हो जाए 3, ये 5 लिखना है, गड़बड़ लिखा, ये z है, 3 संख्या मैं लिख देता हूँ 3 5 और 7, ठीक 3 5 और 7। ठीक, तो अब इसमें देखिएगा एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसको 3 को तो 3 ही लिख सकता हूँ, यानी x को x लिख सकता हूँ, y को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ। इस 5 5 जो y है, ये 5 को दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 5 को 3 धन 2 लिख सकता हूँ। और अगर 3 का वैल्यू पहले से मैं x मान रखा हूं तो x धन 2 बराबर y लिख सकता हूं, ठीक, और x धन 4 बराबर z लिख सकता हूं। ठीक, इतना तो आ गया, इतना समझ में भी आ गया आप। ठीक, जब इतना लिख लिए, इतना जान गए तो सब कुछ जान गए। कहता है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, और इसमें
मुख्य मुद्दा क्या है, औसत क्या होगा, औसत हमेशा यही होगा ना, ध्यान रखिएगा, क्रमागत संख्या है तो बीच वाला औसत होगा, ये चीज एक अंडरस्टूड चीज होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसको अगर जोड़ दूं और तो इसका औसत कितना हो जाएगा, एक्स 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 3x हो गया, 3x और 2 धन 4 6 हो गया, बटे कितनी संख्या है 3। कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है कि औसत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्या का औसत ये हो गया, प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। प्रथम संख्या क्या था, x था, x का 1/3 कितना हो गया 3 हो गया, प्लस कितना हो गया 12 हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, आ जाएगा उत्तर x का, और x का वैल्यू आ जाएगा तो फिर बाकी का भी निकाल लेंगे। कैसे कैसे करेंगे, चलिए लिखते हैं, 3x धन 6 बटे 3 बराबर हो जाएगा 3 यहाँ x धन 36, इसको काट देता हूँ 3 से 3 और x इधर आ जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6, x बराबर कितना हो जाएगा 15, x का वैल्यू आ गया 15, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 धन 2 यानी 17, और z का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 धन 4 यानी 19। पूछा क्या है, सबसे अंतिम संख्या, z का वैल्यू पूछा है 19 हो गया आंसर से। ठीक, चलिए समझ नहीं आया होगा ना तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। कहता है एक छात्र को एक विषय में पास होने के लिए 35% अंक अर्जित करने होते हैं, यानी 35% ले आएगा तो पास हो जाएगा, और वो 82 अंक लाता है तो 23 अंक से फेल हो जाता है। यानी जब 82 अंक लाता है तो 23 अंक से फेल हो जाता है, यानी 5 105, यानी 105 अंक अगर वो लाता तो पास हो जाता, और 105 अंक कितने प्रतिशत के बराबर है, 35% के बराबर, मतलब 35% बराबर 105 अंक। लाया कितना 82, कितने अंक से फेल हो गया 23 अंक से, 23 अंक उसमें जोड़ देंगे तो 105 अंक आएगा, और 105 अंक में वो पास हो जाता। तो 35% बराबर कितना है 105 अंक। तो पूछा है कि मैक्सिमम मार्क्स यानी अधिकतम अंक कितना है, यानी 100% पूछा है, तो आपको निकाल देना है 35% बराबर 105, तो 100% बराबर 105 बटे 35 गुणे 100, 35 एकम 35 दिया 105 और 3 एकम 300, यानी अधिकतम अंक कितना था 300 था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न देखते हैं, कहता है एक दुकानदार एक रेडियो 960 रुपए में बेचता है, उसे क्रय मूल्य में इतने की हानि होती है, क्रय मूल्य का 1/5 भाग का हानि होता है, 20% लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने रुपए में बेचेगा। 1/5 मतलब कितना हानि हो गया, 20% का हानि हो गया। ठीक, 20% का हानि। तो कहता है एक दुकानदार 960 रुपए में बेचता है तो उसे 20% का हानि होता है, इसको लिख सकता हूं मैं 20%। ठीक, यानी 960 रुपए कितना है, 80% बराबर कितना है 960 रुपए। तो पूछता है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, तो सबसे पहले 80 से 100 आएगा, 100 क्या होगा उसका क्रय मूल्य होगा, फिर 120 जो होगा वो कितना होगा, उसमें लाभ 20% शामिल है, तो हम सीधे सीधे 120% यहाँ से निकाल देते हैं, बस हो जाएगा 80% बराबर 960, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा 960 बटे 80 गुणे 120, बस हो गया 10, ये हो गया 15, अब ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 2 एकम 2 48, और 48 दिया कितना हो गया, 48 दिया हो जाएगा आपका 1440 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 97 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है क्या इसमें, 96 के बाद सीधे 98 आ गया, एक तो गायब हो गया शायद, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 99 नंबर। कहता है यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3/8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ये आपको
निकालना है। आसान है, मान लेता हूं वो राशि 100 रुपए था और 3 वर्षों में इतना हो गया। इतना होने का मतलब क्या है, 8 3 24, 3 27 बटे 8 गुना हो गया। सामान्य भिन्न में कन्वर्ट कर दिया मिश्रित भिन्न को, तो ये हो गया, क्या हो गया, 27 बटे 8 गुना हो गया। ठीक, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर इतना हो जाता है, तो मान लेता हूं वो राशि कितना था, 100 रुपए था, 3 वर्ष में कितना हो गया, 2700 बटे 8, इतना रुपए हो गया। ठीक, तो ब्याज की दर कितनी है यही हमको निकालना है। आसान सा प्रश्न है, बस फॉर्मूला में रख के निकाल देना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर में n। हमको ए पता है, क्या है ए, इतना रुपए हो जाता है, यानी मिश्र धन है 2700 बटे 8 बराबर, यहाँ पे p बराबर मूलधन कितना माना है, 100 रुपए माना है, 1 प्लस, तो ये इसको अगर कैलकुलेट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस आर बटे 100 पावर में 3 हो गया। चलिए अब इसको पहले काट देता हूं, अगर इसको यहां से यहां लाऊंगा तो नीचे में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, तो मैं डायरेक्ट काट देता हूं, 00 से 00, मतलब 27 बटे 8 बराबर हो जाएगा 100 प्लस आर बटे 100 के पावर n, 3 पावर में 3 है, घात में 3 है। अब इसमें घात में, इस घात को हटाने के लिए इधर भी घात लगाऊंगा और काट दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 3 का घात 3 हो जाएगा, 3 का घात 3 और बटे 2 का घात 3, तो ये घट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 बटे 2 बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घात था तो ये कट गया ना, यहाँ से यहाँ पे घात लगा था, तो ठीक, 3 3 9 3 27 किया तो वहां से हटा दिया, इसलिए वहां से भी हटा देगा, बराबर हो जाएगा 100 प्लस आर बटे 100 के। इसको कैलकुलेट, इसको इधर ले आऊंगा, इसको उधर ले जाऊंगा तो बनता जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 बराबर हो जाएगा 200 प्लस 2r। अब ये इधर आ जाएगा 200 तो कितना हो जाएगा, 100 बराबर 2r, और r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 100 बटा 2 बराबर हो जाएगा 50%, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मान लेते हैं पहले आर कितना था, 100, अब कितना है 50, क्योंकि 50% कमी कर दिया, तो 100 अगर था तो क्षेत्रफल कितना होता, 100 गुणे 100 गुणे पाई, आर का स्क्वायर कर दिया 100 गुणे 100, यानी आर कितना होता, आर नहीं पाई, कितना पाई होता। अब 50 है तो कितना हो जाएगा, 50 गुणे 50 गुणे पाई, 50 50 कितना हो जाएगा, 2500 पाई। अब ये कितना इससे अधिक है, कितना है, तो 75% आ जाएगा आंसर भाई। ठीक, 10,000 माइनस 2500 करेंगे तो 7500 आएगा, 7500 इससे कितना कम है, तो 75% कम है, ऑप्शन नंबर डी। यानी वो क्या हो जाएगा, 75% त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी क्षेत्रफल जो है वो कम हो जाएगा अगर हम 50% किसी वृत्त की त्रिज्या कम कर दे तो। ठीक है, तो ये तो था मैथ्स का जो परिसीमित वाला पिछले साल एग्जाम हुआ था, उसका जो क्वेश्चन था मैथ्स का, उसको मैंने करा दिया। आप लोग इसी के आसपास से संबंधित प्रश्न को करते भी जाइएगा। एक प्रश्न जो 97 नंबर वाला छूट गया, कोशिश करूंगा किसी वीडियो में उसको भी बता दूं। चूंकि वैकेंसी में बहुत हड़बड़ाहट देखने को मिल रही है, अंदरूनी खबर है कि थोड़ा सा
प्रक्रिया जो है बाल विकास जो विभाग है उसका फास्ट हो गया है, इस वजह से थोड़ा मैं तबीयत खराब है फिर भी मैं थोड़ा एक्टिव दिख रहा हूँ आपको, ताकि जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट मैं बहुत दिनों से मैं खुद नहीं देखा हूँ, और मैं मुस्कुरा भी रहा हूँ तो मेरे को ये बनावटी हंसी लग रहा है, क्योंकि तबीयत बहुत डाउन है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी कभी भी टपक सकता है, लपक सकता है, तो इसलिए सभी लोग तैयार रहें। ये हमारे वो अभ्यर्थी हैं जो पिछले साल सेलेक्ट हुए, 57 लोग, हर जिले से कितने कितने सेलेक्ट हुए। हर नाम को हम फोटो के साथ दिखाते तो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। और बाकी खुले और परिसीमित के लिए जो पद हैं उसके विषय में मैंने एक वीडियो में बात कर ली थी और बताया था मैंने कि इस बार हो सकता है कि 75% जो पद हैं वो परिसीमित के लिए रिजर्व हो जाए, खुली भर्ती वालों के लिए कम पद आए, और लगभग लगभग जो पदों के आने की संभावना है वो 200 के आसपास है। लेकिन एक बात फिक्स है कि दोनों पद, दोनों ही उसके लिए, खुली भर्ती हो चाहे परिसीमित भर्ती हो, दोनों के लिए पद आएंगे। चूंकि परिसीमित भर्ती वाले जो होते हैं वो एक तरीके से उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, या फिर और कोई ऑप्शन वो चूज नहीं करना चाहते, जैसे आंगनबाड़ी में ही है तो उसी में सुपरवाइजर हो जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसा सोचते हैं। और खुली भर्ती वालों के लिए बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं तो इधर उधर हाथ पांव मारते रहते हैं। लेकिन मैं खुली भर्ती वालों को भी कहूँगा कि अगर उनका एक लक्ष्य महिला पर्यवेक्षक है तो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी उनको जरूर करनी चाहिए, और परिसीमित भर्ती वाले तो बिल्कुल लगे रहें, क्योंकि यही आखिरी मौका होगा। और इसके बाद आप लगभग 4 से 5 साल तक महिला पर्यवेक्षक का पद नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सारे पद फुल हो जाएंगे। ठीक, तो बाकी आप लोग अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो पिछले साल हमारा सिलेक्शन रेशियो ठीक रहा, 57 सिलेक्शन था 440 में। तो इस बार अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है, खुली भर्ती के लिए और परिसीमित भर्ती के लिए भी। 4499 रुपये इसका फीस है, जो कि अभी मात्र और मात्र 2499 रुपये में आपको उपलब्ध होगा। अगर आप शुरुआत में ज्वाइन करते हैं तो अगर तो ज्वाइन कर सकते हैं, शुरू में ज्वाइन करेंगे तो कम फीस में मिलेगा। 4499 रुपये फीस है, लेकिन अभी 2499 रुपये में मिलेगा। इसमें वीडियो क्लास, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज तीनों चीजें होंगी, और कोर्स की वैलिडिटी जो है वो एग्जाम तक होगी, मतलब जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको कोई फीस अलग से नहीं देना है। ठीक है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप चाहें तो व्हाट्सअप में मैसेज करिए, और महिला पर न्यू बैच ऐसा लिख करके मैसेज करिएगा। आपको कोर्स का फीस बताया जाएगा, पर आप इच्छुक होंगे तो पेमेंट करके अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, नमस्कार।